Chaudhary Chatur Singh is a small farmer of Tatesar village in Delhi state. He owns about 4 acres of land and 2 buffaloes and 2 cows. He has been cultivating wheat, barsim and onion for the past few years, and he has been getting a reasonably good yield. But today the situation is different. He is a worried farmer because the yield from his crops is reducing year by year. His past experience of cultivating his own land and the advice from his friends has not been of much help to him. While pondering over this problem of the reducing yield, he decided to meet the agricultural extension officer during one of his regular visits. डॉक्टर साहब, मैं तो आपके मिलने जा रहा था। आप यहाँ मेरे खेत पे पा गए। ये वहाँ नीचे में, यहाँ नीचे में, यहाँ नीचे में, और मक्का भी नहीं होती, चने भी नहीं होते। ये क्या बात है? क्या आपने मिट्टी की जांच करवाई है? नहीं जी, नहीं करवाई। शायद आप मिट्टी की जांच के महत्व को नहीं समझते जी। मिट्टी की जांच भी इतनी जरूरी है। जिस तरह से कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसको डॉक्टर कई किस्म के टेस्ट लगते हैं, इसी तरह से आपकी मिट्टी जो बीमार है इस समय, और इसकी जांच होना बहुत जरूरी है, और इसी से हमें पता लगेगा आपकी मिट्टी में क्या कमी है। और शायद अब आप मिट्टी की जांच का महत्व समझ गए होंगे। आप मिट्टी की जांच करवाइए। मिट्टी को कैसे भेज सकते हैं जी जांच के लिए? आप चिंता ना करें, आपको मैं बताऊंगा कि मिट्टी के सैंपल कैसे लेते हैं और किन प्रयोगशाला में उनको जांच के लिए भेजते हैं। आओ तो सब खेत में से मिट्टी का नमूना लेते हैं। हम इस तरह से साहब इसको वी शेप कट बना लेते हैं जी। ये इस तरह से लेके इसको, और इसकी जो गहराई है ये 20 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए जी, यानी कि 6 इंच जी। तो थैली के अंदर फिर एक साइड से लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोटी परत नीचे तक समानांतर जी, ऐसे परत ले लो जी, ऐसे जी। ये जो आप 1.5 सेंटीमीटर यहाँ से उतनी मोटी है, यहाँ से उतनी मोटी है, और सारी मिट्टी यहाँ से आप लेके इसके अंदर डाल लो। इस तरह से हम खेत की मिट्टी का नमूना खेत में से 8-10 जगह से लेते हैं, जिससे कि जो हमारे खेत की मिट्टी है उसका सही नमूना हो जाए। हाँ तो साहब, ये आप इस मिट्टी को इस अखबार के ऊपर डाल दो सारी को। मिट्टी को या तो किसी अखबार के ऊपर या पक्के फर्श में साफ जगह या किसी कपड़े में डाल के इस तरह से सारी मिट्टी निकाल लो आप। अच्छा जी। जो आपने सब जगह सैंपल लिए ना जी, सब ले लो 15 के 15। तो सब इस तरह मिट्टी को कर लो आप जी। जब मिट्टी इस तरह होगी तो उसको 2 हिस्सों में ऐसे कर लो, 4 हिस्से कर लो उसको, और ऐसे कर लो ठीक। तो ये आमने सामने की मिट्टी निकाल दो, ये सीधी, ये इधर से निकाल दो जी। अब जो ये मिट्टी रहेगी जी, ये इसको दूर कर दो आप जी। अब ये जो मिट्टी रहेगी इसको अच्छी तरह मिला लो फिर दोबारा, जिससे कि खेत की मिट्टी अच्छी तरह मिल जाए। और जब अच्छी तरह मिट्टी मिल जाए तो लगभग आधा किलो मिट्टी जो है आपने ले लो किसी भी थैली में, और इस थैली के ऊपर अपना नाम, खेत का नंबर और मिट्टी लेने की तिथि ये लगा के आपको प्रयोगशाला में भेज सकते हैं। कौन से में जी, कहाँ भेज सकते हैं? मैं इस मिट्टी को मिट्टी की प्रयोगशाला में भेजूंगा, और जो इसकी जांच रिपोर्ट होगी वो आपको ला के दूंगा। डॉक्टर पांडे, यह मिट्टी का नमूना मैं टटेश्वर गांव से लाया हूं। ये चतर सिंह के खेत का है। उनकी फसल इस बार अच्छी नहीं आई है। मुझे लगता है कि मिट्टी में कुछ कमी आ गई है। आप कृपा करके इसकी जांच करें और बताएं कि मिट्टी में क्या कमी है। आप नमूने को मेरे पास छोड़ जाइए, मैं इसका टेस्ट करके आपको सूचित कर दूंगा। जब आप परिणाम लेने आएंगे उस समय मैं इसमें जो कमियां हैं वो सब आपको विस्तार में बता दूंगा। Soil testing is rapid chemical analysis to assess the plant available nutrient status, salinity, alkalinity and elemental toxicity of a soil. It has broadened to represent a program that include interpretation, evaluation, fertilizer and amendment recommendation. A good soil testing program is essential for sound fertilizer use. A sound soil testing program is today's best and perhaps only way for determining what constitutes adequate but not excessive fertilizer use
for higher, efficient and sustainable crop production and environment. तो सर नमस्कार। नमस्ते जी। मैं आपकी रिपोर्ट ले आया हूँ। अच्छा जी। और जो आपकी जो मिट्टी टेस्ट हुई थी उसकी यह रिपोर्ट है, आप देखो। मेरी खेत की मिट्टी में क्या कमी दिख रही जी? आपकी मिट्टी जो है खारी हो गई है। अच्छा, इसमें जिप्सम डालने की आवश्यकता है। अच्छा, अगर आप जिप्सम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको भरपूर फसल मिलेगी। अच्छा, इसके अतिरिक्त आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन और पोटास की भी कमी है जी। तो आप जो फसल लगाएंगे उसमें इन दो को भी इस्तेमाल करेंगे और जो इसमें मात्रा दी गई उतना ही लगाएंगे तो आपको अवश्य पूर्ण फसल मिलेगी। मैं इस रिपोर्ट की सभी सिफारिशों का पालन करूंगा। तो साहब नमस्कार। नमस्ते जी। अब आपकी फसलें कैसी हैं? बहुत बढ़िया फसल है जी। और जिप्सम और मिट्टी की जांच करने थे, बहुत ही अच्छा लगा मैंने। और अपने पड़ोसी भाई किसानों को बता दिया और उनको भी सलाह दी। और ये जी खाद जो है ये बत्ती तेज होने को जा रहे हैं, ये चिंता की विषय है मेरी, इसका और बता दिए जी। तो साहब मैं आपको एक आवश्यक बात बताता हूँ जो खेती के खर्च को कम और उपज को बढ़ाएगी। और आजकल रासायनिक खाद की कीमतें तो बढ़ती ही जा रही हैं, इसी वजह से सभी किसान भाई पूर्ण मात्रा में इनका प्रयोग नहीं कर पाते। जी हाँ, इस समस्या को हल भी है। अवश्य है। क्या आपने जैविक खाद का नाम सुना है? जी नहीं, ये तो पहली बार नाम सुन रहा हूँ मैं। जैविक खाद छोटे छोटे जीव होते हैं जो पौधे की जड़ों में रहते हैं और ये भूमि के अंदर नाइट्रोजन मिलाते हैं। कोई भी किसान इनके प्रयोग से 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा को आराम से बचा सकता है और ये भूमि की भौतिक स्थिति को भी सुधारते हैं। क्या हर फसल के लिए जैविक खाद है जी? आजकल हमारे पास विभिन्न प्रकार के जैविक खाद उपलब्ध हैं, जैसे राइजोबियम कल्चर, ब्लू ग्रीन एल्गाई, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइलम, माइक्रोफास। इसमें से जो आपकी ब्लू ग्रीन एल्गाई है उसका प्रयोग हम धान की फसल के लिए करते हैं। राइजोबियम कल्चर का हम दाल वाली फसलों के लिए प्रयोग करते हैं। गेहूं, कपास, मक्का आदि के लिए एजेटोबैक्टर और एजोस्पाइलम का प्रयोग करते हैं। कृपया बताइए इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं? जैविक खाद छोटे छोटे प्लास्टिक की थैलियों में मिलता है और इसको फसल के बीज में लगाया जाता है। बीज में लगाने के बाद में बीज को छाया में सुखा लेना चाहिए और इनके ऊपर उसके उपयोग की विधि पूरी लिखी होती है कि आपको कैसे कैसे उपयोग करना है। और इसको इस बार में आपके लिए लाएंगे, फ्री पैकेट है आपको राइजोबियम के लिए। जो आप लाल राजमा लगाएंगे तो इस बार इसका अवश्य इस्तेमाल करना और आपको पूर्ण लाभ होगा। धन्यवाद जी, इसका प्रयोग मैं जरूर करूंगा। Now you can understand the meaning of rural extension. Rural extension helps in taking new technologies and innovations in the field of agriculture, industry, education, etc. to the farmers and help them adopt new practices so as to improve their earning and social conditions. However, one should know that it uses educational means to convince them about the importance and usefulness of new innovations. It never uses force to bring about a change. It calls for changes born out of conviction of mind. Rural extension, therefore, is essentially an educational process seeking to bring about desirable changes in the knowledge, attitude of the farmers for improving their economic and social status. The term rural extension covers a wide range of educational activities related to agriculture, animal husbandry, rural industries, rural health and education. Extension services in our country are offered by different government departments or ministries such as agriculture, forestry, health and education. Provision of extension services by different departments calls for effective linkages among them. This is achieved by coordination committees at state,
regional and district level. The block development officer coordinates these activities at block level. The village level worker is known by different names such as Village Development Officer in Andhra Pradesh or Rural Agricultural Extension Officer in Madhya Pradesh. He is the lowest level extension agent working in the field. Let us hear the story of a VLW pertaining to his job to enable you to understand the extension services in agriculture as practiced in the field. मेरा नाम जसवीर सिंह है। मैं दिल्ली राज्य के कृषि विभाग में क्षेत्रीय कार्यकर्ता। My name is Jasveer Singh. I work for IARI New Delhi. I am a village development officer. I have a master's degree in agriculture. My job involves working with 640 farmers, and for that I have created 10 groups. It is difficult to speak to all, and thus I have chosen a group of 10 who are my contact group. And through these selected 10, I conduct my training. But the situation has changed a bit now, and I am able to interact with many more farmers. And this is how I conduct my trainings now. In 15 days, 10 days are working days, out of which 8 days I work with the farmers, and 1 day I keep aside for visiting the regional head office for training, where I am given theoretical and practical inputs on the climactic situation. This I convey back to my farmer group. I make my rounds on a bicycle, and I get to meet the farmers straight away and also find out about their crops and their cattle. Apart from this, I also educate the farmers on various experiments that they can conduct. This enhances their yield. I use a lot of visual aids like photos, films, posters, models, charts, samples, etc. This helps me explain my theories better. I also give practical demonstration of all that I teach. I also conduct farmers' get-togethers for discussions and sometimes also take them to the regional office when they need to train further. बातों की पुष्टि होती है और इसके अलावा भी मैं किसानों को मतलब जो है विभिन्न प्रयोगों द्वारा प्रदर्शन प्लॉट द्वारा फसलों के प्रदर्शन देकर भी उनको जानकारी देता हूं और उनके खेतों पर जाकर किसानों का सामूहिक वार्तालाप का प्रबंध भी करता हूं। इसके अलावा उनको कभी क्षेत्रीय कार्यालय में ले जाके वहां पे भी प्रशिक्षण दिलाता हूं। In fact, the basic style of functioning of field level workers in fields such as animal husbandry, social forestry and health are same. They disseminate information related to improved farm, home and health practices by contacting the farmers individually as well as in groups. They also use a number of audio-visual aids. One of the effective communication methods is to conduct demonstrations. Demonstrations on improved varieties helps the villagers to see the results with their own eyes and enables them to adopt improved practices. इस प्रदर्शन को देखिए, इस खेत में चने की उन्नत किस्म का प्रदर्शन लगाया है। यह जो उन्नत किस्म है स्थानीय किस्म से 20 से 25% अधिक पैदावार देती है और इसमें खासियत क्या है कि इसकी बढ़वार अधिक होती है। आप ये देखेंगे, ये देखो, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिए, इधर देखिए, ये इधर देखिए और ये इधर देखिए, सभी जगह जो है टहनिया में फलियां बहुत अधिक हैं। इस बीज को हमने पहली बार बोया है। इस जमीन के लिए ये सबसे उपजाऊ सिद्ध हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने जो बीज बहुत बढ़िया लग गया जी। एक तो फूट बहुत करे है जी, दूसरा टाट के नजदीक टाट से जो बीज कित मिल रहा है जी। चौधरी साहब, इस किस्म का नाम है पूसा 371। यह किस्म पूसा संस्थान द्वारा निकाली गई है। इस किस्म का बीज एक तो आप अपने स्थानीय कृषि विभाग से ले सकते हैं, दूसरा राष्ट्रीय बीज निगम से ले सकते हैं और कुछ अमाउंट मात्रा में बीज आपको पूसा संस्थान से भी मिल सकता है। पिछले वर्ष हमने इस गांव में इसका एक प्रदर्शन लगाया था। उस प्रदर्शन को देखते हुए किसानों ने इसको अपनाया है और इसकी बड़ी अच्छी पैदावार आई। इस वर्ष इस गांव के 60% किसानों ने इस किस्म को लगाया है
और मुझे ऐसा लगता है कि इस गांव में इस बार चने की पैदावार अधिक भी होगी। इस किस्म में यह भी खासियत है कि इसका बाजार में भाव अधिक मिलता है। Among various extension services, agricultural extension occupies a prominent place as 70% of rural population depend on agriculture. The contribution of agricultural extension system in bringing about green revolution in our country is well known. However, the rural extension services are not only concerned with increasing crop productivity but also in improving environment and ecology of rural areas. Further, the needs of the farmers with regard to fodder and fuel are also to be met. This is done by promoting social forestry. Rural extension helps the villagers to gain knowledge in cultivation of trees and also provide different services for plantation of trees. Let us now listen to the story of a villager who has converted his barren land into a beautiful woodlot through the motivation provided by social forestry officers. मेरा नाम परमानंद शर्मा है। मेरे पास 25-30 एकड़ जमीन है। I am Parmanand Sharma and I possess 25 to 30 acres of land. My land was barren and unproductive. I was troubled on this account, hence I went to further my concerns at the Agricultural Extension Officer's office, where they rightly advised me to implant small saplings of various varieties. I did exactly the same. The resultant increase in the output and improved fertility has enabled me to earn rupees 25,000 annually. At last, my family and I are happy and leading a good life. रौनक है और आज इससे मुझको साल के अंदर 25,000 रुपए की आमदनी होती है, जिस आमदनी से आज मेरा परिवार सुखी और संपन्न है और खुशी है। As you are aware, rural extension services besides agriculture and social forestry also includes activities related to animal husbandry, rural industries, rural health and rural education. Let us look into these briefly. The animal husbandry extension activities relate to breeding, production management, feeding and health care of different types of livestock such as dairy cattle, goat, sheep and poultry. Further services are provided for processing and marketing of animal and milk products. The rural industries extension deals in helping the village youth to set up cottage and small scale industries and to provide self-employment through trade and business. One of the important activities in rural industry extension is to provide entrepreneurship training to interested village youth. This training motivates the village youth to take up independent ventures. Rural health education is concerned with improvement of health and well-being of rural people. This is achieved through programs to improve sanitation, drainage of water, proper disposal facilities and provision of clean drinking water. Special programs are offered for antenatal care of expectant mothers and offering of midwifery services. Further, rural health extension undertakes activities which includes public health services, balanced nutrition and preventive measures to improve health. Rural education aims at improvement of the overall human resource of rural areas. This is achieved through providing facilities for education of children as well as adults. Special facilities are created for offering compulsory education at primary level
and opening of middle and high schools. Adult education is one of the important components of rural education, with emphasis on making each rural adult a literate. You have seen different aspects of rural extension services. It is also important to know that there are various models of organizing extension services. The choice of a particular model is decided by the goal extension seeks to achieve, manpower requirements, and the socio-economic conditions of the rural community. Let us now see the different models of extension services. Number 1, commodity specialized approach. The commodity specialized approach concentrates on export crops such as coffee, tea, rubber, sugarcane, and flowers such as roses and gladuli. Number 2, training and visit system. The training and visit system was introduced in our country in early 1974. Number 3, the participatory approach. The participatory approach emphasizes on participation of the rural people and the utilization of their wisdom and indigenous knowledge in the overall planning and implementation of the extension program. Next is project approach. The project approach aims at making greater impact in a particular location in a specified time frame, usually with the help of external funds. And finally, the cost sharing approach. In the cost sharing approach, the rural people share a part of the whole cost of extension. Whatever the approach we choose, the extension system has to be supported by a strong research system. The constant interaction of research and extension will not only keep the extension abreast of the latest findings in research, but will also inform the research system with the rural people's problems, needs and priorities. Let us now see the research extension linkages as practiced in the field. The Directorate of Extension, Ministry of Agriculture, Government of India is the nodal agency for coordinating the extension activities all over India. We have 27 agricultural universities, 4 ICAR research institutes which are deemed universities, and 44 ICAR research institutes which are providing technical guidance for improving the farm, production and productivity. The Ministry of Agriculture also provides financial support for organizing training programs such as extension education and communication methods, entrepreneurship development for agriculture, and so on. Besides, we also organize agricultural exhibitions, field days, and other similar programs for disseminating farm information to the farmers. The agricultural universities and the research institutes provide an excellent example of developing and disseminating appropriate technologies through maintaining proper linkages with the clients. The farm universities and the research institutes under the Indian Council of Agricultural Research play an important role in providing rural extension services. Some of the important extension activities of the Indian Council of Agricultural Research are frontline demonstrations, institution village linkage programs, and Krishi Vigyan Kendras or farm science centers. Let me now take you to a Krishi Vigyan Kendra to see the various extension activities offered by it. Krishi Vigyan Kendras are the innovative rural extension institutes of ICAR. At present we have 261 such centers in the country spread over 253 districts all over the country. We impart training to farmers, farm women, farm youth and landless laborers. Field functionaries are also included. Our major emphasis is on innovative training for vocational development. Let me take you to a training session. You will see here that
we impart training through demonstrations so that the people learn by doing. The major areas of training are agriculture, horticulture, floriculture, animal health care, and allied aspects like beekeeping, mushroom cultivation, safe use of pesticides, etc. We have a transfer of technology program in villages around the district. Under this program, we translate and promote the innovative technologies brought out by the researchers. These demonstrations are called frontline demonstrations. These demonstrations provide us the testing of the technologies also under farming system obtained in the area. In conclusion, we can say that the rural extension services of our country can boast of many socio-economic achievements and positive changes in the behavioral complex of rural people. We have green revolution attained through extension services in agriculture and white revolution in the area of animal husbandry. A visit to the rural areas of our country will reveal that a majority of rural population are receptive to innovations and are willing to adopt improved methods in the area of social forestry, health and rural industry.